मान लीजिए कि आपके पास एक पेशेंट आया। पेशेंट क्या है? चाइल्ड है, ठीक है। पेशेंट जो है वो चाइल्ड है। उसको क्या होया हुआ है? स्ट्रेप्टोकोकस होया हुआ है, मतलब कि उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होया हुआ है, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के मेनली 1 से 3 वीक के बाद उसके ब्लड में हेमेटूरिया आने लगा, ठीक है। क्या क्या आने लगा? हेमेटूरिया आने लगा। उसके बाद उसका जो यूरिन है वो रस्टी कलर दिया, उसमें कोला कलर का दिखने लगा। ये पेरी और वाइटल इदीमा है, हाइपरटेंशन मिला, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ रहा, आरबीसी कास्ट मिला। तो उसको हम क्या समझेंगे? उसको हम समझेंगे ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर किसी को इम्पिटिगो हुआ है रैश, उसके 2 से 6 वीक के बाद आपको ये सब सिम्टम दिख रहे हैं, तो भी हम क्या कहेंगे उसको? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो उसके डायग्नोसिस में मेनली क्या क्या देखने को मिलेगा? तो डायग्नोसिस में आपको जब हम उसका हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे और लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे, क्या? लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो हाइपर सेलुलिटी दिखता है जिसमें इनफिल्ट्रेशन होता है न्यूट्रोफिल का, ग्लोमुलस इनलार्ज लंपी बम्पी अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। अगर हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सब एपिथेलियम में इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन है जो हम्प्स की तरह दिख रहा है। ये क्यों होगा? तो एंटीबॉडी के डिपोजिशन के कारण। अगर इम्यूनोफ्लोरोसेंस में देखेंगे तो ग्रैनुलर डिपोजिशन हो रहा है। ग्रैनुलर डिपोजिशन में आईजीजी, आईजीएम और C3 कॉम्प्लेक्स है, तो ब्लड में C3 का लेवल कम होगा और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, एंटी डीएनए दिखेगा, ठीक है। इसका अपीयरेंस अस्टेरी स्काई कलर का भी अपीयरेंस दिखता है। तो रीनल बायोप्सी में मेनली ये सब दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट जो सिम्टम है उसको सही करने का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ये मेनली 2 से 14 साल के बच्चों में देखा जाता है। डेवलप्ड कंट्री में ये एल्डर में देखा जाता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में ये चाइल्ड में देखा जाता है। इसका दूसरा नाम एक्यूट इंडोकैपिलरी प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या एक्यूट प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है। इसमें जो पेशेंट आते हैं उनमें प्लैंक पेन रहता है, हेडेक, मलेस, एनोरेक्सिया, ये सब देखने को रहता है। अगर ये सीवियर हो जाए तो बाद में रैपिड प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, लेकिन अभी सीवियर की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो दूसरा डिजीज़ है जो चाइल्ड में होता है मोस्ट कॉमन, वो होता है MCD। क्या है? मिनिमल चेंज डिजीज, ठीक है। और ये नेफ्रोटिक में होता है, नेफ्रोटिक, ठीक है। तो नेफ्रोटिक आप MCD देख लेते हैं, तब चाइल्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा पेडियाट्रिक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम का सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। पहले ये बताएंगे कि सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस होता क्या है, उसके बाद इसके कारण हमारे ग्लोमेरुलस पे क्या इफ़ेक्ट होगा उसको डील करेंगे, ठीक है। तो ये जो सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में SBE भी कहा जाता है। ये स्लो डेवलपिंग टाइप ऑफ इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस है। इसमें मेनली जो हार्ट का ये लाइनिंग होता है ना, इंडोकार्डियम, उसमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस जो है वो ये हार्ट के बल्ब को भी अफेक्ट करती है। तब ये जो SBE है, सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, ये कैसे डिफरेंट होता है एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस में? तो एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, जो डिजीज है वो सडनली एकाएक डेवलप होते हैं और वो कुछ ही दिन में लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। लेकिन जो सब एक्यूट है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। मेनली जो सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस है उसके कारण सीरियस डैमेज होता है हर टिश्यू के, और इसके के कारण सिम्टम और कॉम्प्लिकेशंस पूरे बॉडी में दिखते हैं। उसमें से एक हमारा किडनी भी है, ठीक है।
अब ये प्रिवेंटेबल भी कंडीशन है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट के बाद ये जो हार्ट में हार्म हुआ है उसको कम कर देता है। तो सिम्टम क्या क्या होते हैं? तो सिम्टम में आता है फीवर, एफीवी या फीवर, एचेज, पेन होते हैं, ठीक है। और जिस ऑर्गन को अफेक्ट किया है उसके सिम्टम। जो साइन होते हैं उसमें क्या होगा? अनएक्सप्लेन्ड फीवर, ज्वाइंट या मसल आर्चेज, नाइट स्वेट, माइल्डली एलिवेटेड हार्ट रेट, वेट लॉस, डिक्रीज एपेटाइट, लैक ऑफ एनर्जी, पेन इन योर चेस्ट और बैक, स्किन रैशेज, ठीक है। अब ये क्यों होता है और कौन रिस्क में होते हैं? तो ये जब बैक्टीरिया है ना हमारे शरीर में इंटर करता है, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है। अगर आपका गम ब्लीड हो रहा है वाइल ब्रूसिंग योर टीथ, तब ये बैक्टीरिया इंटर करता है आपके ब्लड में। तो क्यों? जिसको पेरिडोंटल डिजीज है उसी में ये ज़्यादा रिस्क होता है डेवलप्ड होने का। या जो यूज कर रहे हैं इंजेक्टेबल ड्रग और प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं आईवी मेडिकेशन का, उनमें ये ज़्यादा वनरेबल होता है इन्फेक्शन, ठीक है। अगर सिम्टम डेवलप्ड हो गया तो आप जाइए और डॉक्टर को चेकअप कराइए। चाइल्ड जो जन्म लिए हैं कंजेनाइटल हेल्थ प्रॉब्लम में, उनमें भी ये रिस्क देखने को मिलता है। या एडल्ट जिनमें हिस्ट्री है एंडोकार्डाइटिस का या कंजेनाइटल हेल्थ डिफेक्ट का, उसमें भी ये डिजीज़ देखने को मिलता है। मेन में दुगना होता है फीमेल की अपेक्षा, ठीक है। अब डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस एक चैलेंज हो जाता है क्योंकि इसके सिम्टम स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इसलिए मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे और ब्लड कल्चर करवाएंगे। ब्लड कल्चर आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ है। ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं आरबीसी लो होया हुआ है, आरबीसी का जो काउंट होता है वो लो होया हुआ है। फिर हम ईसीजी करवाते हैं, इकोकार्डियोग्राफ। इसमें पेनलेस और नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग टूल यूज करते हैं, और ये जो स्क्रीनिंग टूल है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव यूज किया जाता है जो आपके हार्ट का इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। ट्रीट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट है ना, एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। ये जो कंडीशन है वो फेटल नहीं है, लेकिन एक्यूट वाला क्या है, फेटल होता है। इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है हाई डोज आईवी एंटीबॉडीज का, और ये कोर्स चलता है 2 से 6 वीक के लिए। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो जो एसवी है ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे कि अगर बैक्टीरिया आपके आंतरिक के पास पहुंच जाए, बल्ब के पास पहुंच जाए, तो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। या इसके ये भी मतलब डेवलप करके अब ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट कर दे, मतलब कि जहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है वहाँ पर ये इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, तब ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये सब होने का डर है, ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक में। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस क्या है? तो ऐसा एंडोकार्डाइटिस जो एसोसिएटेड होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। ये मेनली कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। एंडोकार्डाइटिस एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। तो ये कब होता है? जब ये जो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट इसका नहीं हो, या जो ब्लड कल्चर है वो निगेटिव आ रहा है, या राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस हो, तब ये होने का डर है। क्योंकि जो 20% ब्लड होता है वो हमारे किडनी में जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अनयूजुअल होता है एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में, क्योंकि वो तो फेटल होता है, एकाएक आता है, इंसान जाता है। क्योंकि इसमें 10 से 14 दिन लगता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड इंजरी बनाने के लिए, और उस टाइम तक पेशेंट एक्यूट वाला ट्रीट हो जाता है विथ इमरजेंट सर्जरी, ठीक है। लेबोरेटरी फाइंडिंग में मेनली नॉर्मोसिस्टिक अनीमिया देखने को मिलेगा, एलिवेटेड ईएसआर देखने को मिलेगा,
कंप्लीथेमिया देखने को मिलेगा। इंक्रीज टीटर ऑफ रीनल फेल्यूर, टाइप 3 क्रायोग्लोब्यूलिन्स, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेज और अनका देखने को मिलेगा। अनका भी आगे पढ़ाएंगे, ये भी एक ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आता है। पैथोजेनेसिस में क्या होंगे, तो सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मेनली डिपोजिशन होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी होगा। क्लिनिकल में ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया, पाइयूरिया, प्रोटीनूरिया, आरपीजीएन से ये ज़्यादा ये कॉमन होगा। ग्रॉस में सब कैप्सुला हैमरेज देखने को मिलेगा, याद रखिएगा क्या, सब कैप्सुला हैमरेज। और ये फ्री बीटेन होता है, क्या, फ्री बीटेन अपीयरेंस इसका होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, फ्ली बीटेन अपीयरेंस। इसमें रीनल बायोप्सी करवाएंगे तब फोकल और प्रोलिफरेशन दिखेगा नेक्रोसिस के चारों ओर, और ये एसोसिएटेड होता है मेसेंगियल, सब इंडोथेलियल, सब इपिथेलियल इम्यून डिपोजिट ऑफ आईजीजी, आईजीएम और IC3। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसके ट्रीटमेंट में मेरी इराडिकेशन किया जाता है 4 से 6 वीक के लिए एंटीबायोटिक यूज करके। इसके पिक्चर्स में देखें, ये है फ्ली बीटेन अपीयरेंस, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम लूपुस नेफ्राइटिस लेके आएंगे। तीसरा क्या है, लूपुस नेफ्राइटिस। लूपुस नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन किडनी, किसके कारण, तो लूपुस के कारण। लूपुस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल पर अटैक करने लगता है और जिसके कारण साइन और सिम्टम आते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो यहाँ पर जो है लूपुस में स्किन, ज्वाइंट, लंग, हार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और किडनी को भी अफेक्ट करता है। अब किडनी को अफेक्ट करता है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, लूपुस नेफ्राइटिस, ठीक है। उसके बाद ये जो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सिस्टमेटिक लूपुस नेफ्राइटिस होता क्या है, ठीक है। तो ये आता है SLE से। इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है किडनी में सिस्टमेटिक लूपुस इराइथेमस के कारण। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें रीनल लेशन सिवियरिटी देखने को मिलता है। और ये इसमें जो पेशेंट आएंगे उसमें क्या कंप्लेन होगा कि मेरे को कुछ दिन पहले सिस्टमेटिक लूपुस इराइथेमस हुआ था। तो देखिए यही लिखा हुआ है, ये कॉमन और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होता है सिस्टमेटिक लूपुस इराइथेमस में। ये मोस्ट सीवियर कहाँ देखा जाता है, तो अफ्रीकन अमेरिकन में, फीमेल एडोलसेंस में, ठीक है। 60% ये एडल्ट में देखा जाता है और 80% चिल्ड्रन में देखा जाता है। मतलब कि 60% एडल्ट और 80% चिल्ड्रन में डेवलप होता है रीनल एबनॉर्मलिटी। इसमें अगर हम ये देखेंगे तो क्या दिखेगा, एंटी-DS DNA एंटीबॉडी मेनली दिखता है जो बताता है कि इसमें रीनल डिजीज भी है। और हाइपोकम्प्लीटेनेमिया एक्यूट लूपुस नेफ्राइटिस में मेनली ये दिखते हैं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट लेवल मेनली नीचे की ओर जाता है। अब इसमें प्रोटीनूरिया मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन होंगे क्योंकि रीनल डिजीज है, और रीनल डिजीज में भी कौन सा, तो नेफ्राइटिक में भी है, लेकिन इसमें जो मेन कॉमन से क्लिनिकल डिजीज है वो है प्रोटीनूरिया। मतलब ये दोनों में आते हैं। इसके मेनली आगे जाके आपको क्लासेस पढ़ने होंगे, 6 तरह के क्लासेज होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्लासेज होते हैं पढ़ लेते हैं। जो पहला क्लास होता है उसको कहते हैं मिनिमल मेसेंजियल लूपुस नेफ्राइटिस। मतलब कि क्या होगा, लूपुस नेफ्राइटिस के कारण हमारा मेसेंजियल इफेक्ट होगा, उसमें थोड़ी चेंजेज होंगे लेकिन चेंजेज होगा क्या, तो डिपोजिशन होगा इम्यून कॉम्प्लेक्स का जो डिटेक्ट होता है इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक से। क्लास 2 में क्या होता है, द फोकल लूपुस नेफ्राइटिस। इसमें क्या होगा, तो इसमें एक्टिव और इनएक्टिव फोकल सिगमेंटल और ग्लोबुलर इंडो एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ग्लोमेरुलाई लेस देन 50% इन्वॉल्व होता है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका ये दिखा दूंगी क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तीसरा था। दूसरा क्या होगा,
तो दूसरा होता है मेसेंगियल प्रोफरेटिव लुपुस नेफ्राइटिस। इसमें क्या होगा, मेसेंगियल में हाइपरसेलुलरिटी देखने को मिलेगा। ठीक है। फोर्थ में क्या है, तो डिफ्यूज लुपुस नेफ्राइटिस। तो पहला से ऐसे याद कर लेते हैं, क्योंकि पहला में था मिनिमल मेसेंगियल लुपुस नेफ्राइटिस, दूसरा में था मेसेंगियल प्रोफरेटिव लुपुस नेफ्राइटिस, तीसरा में था फोकल लुपुस नेफ्राइटिस, और उसके बाद चौथा में है डिफ्यूज लुपुस नेफ्राइटिस। इसमें एक्टिव और इनएक्टिव डिफ्यूजन होता है सेगमेंट पे या ग्लोबल इंडो या एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो इन्वॉल्व होता है ग्रेटर देन 50%। तो इसमें देखिए ऐसे डिवीजन कर सकते हैं, मिनिमल वाला में डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन उससे थोड़ा ही चेंजेज होता है, प्रोफरेटिव में हाइपर सेलुलेटिव देखने को मिलता है, फोकल में लेस देन 50% इन्वॉल्व होता है ग्लोमलाई, और डिफ्यूज में ग्रेटर देन 50% होता है। क्लास 5 जो है ना उसमें होगा कि मेम्ब्रेनस लुपुस नेफ्राइटिस, मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगा, मतलब कि ग्लोमलर या सिगमेंटल सब इपिथेलियम इम्यून डिपोजिशन होगा जो मेनली माइक्रोस्कोपिक में दिखेगा। ठीक है। इम्यूनोफ्लोरोसेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी दिख सकता है। इसमें मेसेंगियल अल्टरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। ये कम्बिनेशन होता है क्लास 3 और क्लास 4 का। उसके बाद क्लास 6 क्या है, क्लास 6 को कहते हैं एडवांस स्क्लेरोसिस लुपुस नेफ्राइटिस। इसमें लुपुस नेफ्राइटिस देखा जाता है और इसमें टर्मिनल प्रोग्नोसिस होते हैं, और इसमें 90% ग्लोमलाई इन्वॉल्व होता है जिसमें स्क्लेरोसिस देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो क्लास 1 क्या हो जाएगा, क्लास 1 नॉर्मल हो जाएगा, क्लास 2 में सेंगियल फॉर्म होगा। ठीक है। क्लास 3 फोकल प्रोफरेटिव फॉर्म होगा जिसमें लेस देन हाफ ग्लोमलस इन्वॉल्व होता है। ठीक है। क्लास 4 में डिफ्यूज प्रोफरेटिव फॉर्म होगा जिसमें ज़्यादा सीवियर फॉर्म इन्वॉल्व होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में कैसा दिखेगा, देखिए क्लास 4 में क्या होता है, डिफ्यूज प्रोफरेटिव फॉर्म, ये मोस्ट सीवियर फॉर्म है, याद रखिएगा मोस्ट सीवियर फॉर्म है। इसमें सारे ग्लोमलाई इन्वॉल्व होते हैं। इस ग्लोमलस में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, मेसेंगियल प्रोफरेशन देखने को मिलता है। जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, लाइट माइक्रोस्कोप से, तो मेनली बायर लूप एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। ठीक है। जो मेनली कॉज होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन के कारण। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो इंडोथेलियल सेल प्रोफरेशन दिखेगा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से देखेंगे तो सब इंडोथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन मेनली इंडोथेलियल के होता है और इम्यूनोफ्लोरेसेंस सब इंडोथेलियल। क्लास 5 मेम्ब्रेनस फॉर्म, ये सिमिलर होता है मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गया है, डिफ्यूज कैपिलरी वॉल थिकनिंग हो गया है। जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखेंगे तो इसमें भी C3 का डिपोजिशन हो गया है, लंपी बम्पी अपीयरेंस होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंस इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो गया है। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं सारे क्लास का। तो क्लास 1 में कोई भी क्लिनिकल फीचर्स नहीं आता है। क्लास 2 में क्या होता है, माइल्ड से मॉडरेट प्रोटीन्यूरिया और हेमेट्यूरिया देखने को मिलेगा। क्लास 4 में क्या होंगे, नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों सिंड्रोम मिलेंगे। नेफ्राइटिक में ओलिगोयूरिया, एजोथेमिया, हाइपरटेंशन और हेमेट्यूरिया दोनों दिखेगा। और नेफ्रोटिक में प्रोटीन्यूरिया, हाइपरल्बुमिनुरिया, इडीमा, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकोलेस्टोमिया सब मिलेगा। क्लास 5 में नेफ्रोटिक सिंड्रोम आएंगे, कौन सा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आएंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट में क्लास 1 और 2 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन 3, 4, 5 का इम्यूनो सप्रेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, साइक्लोफॉस्फामाइड और एजाथियोप्रोम से इसका मेनली ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं पीपीटी में। क्या कह रहा है पीपीटी में, जो हमारा लुपुस नेफ्राइटिस है उसमें प्रोटीन्यूरिया मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक है।
मोस्ट नेफ्रोलॉजी जो होते हैं वो बायोप्सी नहीं करवाते हैं, वो यूरिन एनालिसिस में ही जान जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके क्लासेज हैं, क्लास 1 से 6 तक। क्लास 1 में क्या था, मिनिमल मेसेंगियल, क्लास 2 में मेसेंगियल प्रोफरेशन, क्लास 3 में फोकल नेफ्राइटिस, क्लास 4 में डिफ्यूज नेफ्राइटिस, क्लास 5 में मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस और क्लास 6 में स्क्लेरोटिक नेफ्राइटिस, जो अभी हमने डिस्कशन कर लिया था। इसमें मेनली दिया हुआ है क्लास 1 और क्लास 2 में कौन कौन से चेंजेज होते हैं। तो मिनिमल रीनल मैनिफेस्टेशन होता है, नॉर्मल रीनल फंक्शन होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम रियल होते हैं और ये एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, क्लास 3 में क्या होता है, तो क्लास 3 में मेनली मोस्ट वेरिड कोर्स होते हैं, इसलिए तो इसको मोस्ट सीवियर कहते हैं। इसमें हाइपरटेंशन, उसके बाद एक्टिव यूरिनरी सेडिमेंट, प्रोटीन्यूरिया, ये सब दिखने को मिलता है। ठीक है, क्लास 4 में मेनली एंटी डीएनए और लो सीरम कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, हेमेटूरिया, आरबीसी कास्ट, प्रोटीन्यूरिया, हाइपरटेंशन, ये सब देखने को मिलता है। क्लास 5 में मिक्स्ड होता है ये, और इसमें रीनल वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है, जो हाईलाइटेड है ना, उसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, क्लास 6 में मेनली तो ये इन द स्टेज होता है और इसमें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो हाई डोज ऑफ एस्टेरॉयड देते हैं, जो साइक्लोफॉस्फामाइड और माइकोफिनोलेट मोफिटिनी दिया जाता है 2 से 6 मंथ का। उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी किया जाता है, उसमें स्टेरॉयड के डोजेस कम किए जाते हैं और उसके साथ साथ अभी भी माइकोफिनोलेट और एजाथियोप्राइन का ये ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके साथ दिया जाता है। रिमिशन, ये अगर दोबारा आ जाए तो फिर से वही ट्रीटमेंट करते हैं। अदर ट्रीटमेंट में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, प्रोटीन्यूरिया के लिए एसी और एआरबीएस इनहिबिटर दिया जाता है, एंटीकोगुलेंट, अगर एंटीफॉस्फेट एंटीबॉडीज मिला तो। रिमिशन में क्या होता है, रिटर्न हो जाता है तो नियर नॉर्मल रीनल फंक्शन, और प्रोटीन्यूरिया क्या हो जाएगा, दोबारा प्रोटीन्यूरिया लेस देन 330 mg पर डेसीलीटर पर डे हो जाएंगे। ठीक है, जो लुपुस नेफ्राइटिस है ना, उसमें जो 20% पेशेंट होते हैं वो ऑलरेडी लुपुस नेफ्राइटिस के कारण ESRD में पहुंच चुके होते हैं, और इसलिए इसमें रीनल फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसमें नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों सिम्टम होते हैं। तो इसमें रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी परफॉर्म किया जाता है 6 मंथ एक बार ये डिजीज इनएक्टिव हो जाए तो। इसमें एलोग्राफ्ट सर्वाइवल रेट मेनली ट्रांसप्लांट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डायग्नोसिस क्राइटेरिया फॉर SLE को हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो इसका 2 निमोनिक्स है, सोप और ब्रेन। सोप ब्रेन में क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं MD सॉफ्ट ब्रेन। ठीक है, अब देखिए सॉप, इससे सेरोसाइटिस होगा जिसमें प्लोराइटिस और पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगा। O से ओरल अल्सर, उसके बाद A से अल्थराइटिस और P से फोटोसेंसिटिव। ठीक है, ब्रेन में B से हो जाएगा ब्लड कम हो जाएंगे। R से रीनल फंक्शन कम हो जाएंगे। उसके बाद A से एना मिलेगा, क्योंकि ये SLE का हॉलमार्क होता है एना। I से इम्यूनोलॉजिक देखेंगे, जैसे कि DS DNA तीतर। N से न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट दिखेगा। तो इसमें रैसेस कैसे होते हैं, तो इसमें रैसेस 2 तरह के होते हैं, MD मालार रैश या डिस्क्वायड रैश। तो इसको हम याद कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रेन MD। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम एंटी ग्लोमुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज लेके आएंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार इसका हम पेशेंट के अनुसार इवाल्युएशन करते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट आया जिसमें सिस्टमेटिक लुपुस एरिथेमस हुआ था, अब वो लुपुस नेफ्राइटिस हो गया है, तो हम लोग कौन सा टेस्ट कहेंगे, तो पहले जो टेस्ट होता है लिम्फ नोड का इंडिकेट किया जाता है, जो SLE को प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये इसमें SLE फ्लेयर के सस्पेक्शन रहते हैं। स्क्रीनिंग पैनल में सीरम क्रिएटिन और यूरिन एनालिसिस
किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, एबनॉर्मल प्रोटीनूरिया मिलेगा या डिक्रीज GFR मिलेगा, दो टॉपिक हो सकता है। अगर एबनॉर्मल प्रोटीनूरिया मिला तो दीपस्टिक प्रोटीन में कितना आएंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2+ मिलेंगे। दीपस्टिक प्रोटीन में +1 मिले और लेकिन यूरिन क्या हुआ, डाइल्यूटेड हुआ। अगर सेडिमेंट पॉजिटिव रहा तो एकेंथोसाइट RBC या WBC कास्ट दिखेंगे, तब वो क्या होगा, प्रोटीनूरिया होगा। प्रोटीनूरिया अगर ग्रेटर देन 500 mg पर डे हुआ तो फिर किडनी बायोप्सी करेंगे। अगर GFR क्या रहा, कम रहा, तो भी किडनी बायोप्सी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंशियल देखते हैं जो रीनल फंक्शन को इम्पेयर करता है इन SLE। तो इन्फेक्शन के कारण हुआ होगा, हाइपोटेंशन, वॉल्यूम डिप्लीशन, नेफ्रोटिन, हेमोलाइसिस, थ्रोम्बोसिस, कार्डिक फेलुअर, नॉन लूपस ग्लोमेरुलर डिजीज और ये कुछ प्रिस्क्राइब ड्रग जैसे कि एनसीड, एंटीबॉडी और रास इनहिबिटर। मेनली जो रीनल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है वो 100% प्रोटीनेरिया रहता है, इसलिए इसको क्लिनिकल ये हॉलमार्क कहा जाता है। माइक्रोहेमेटूरिया 80%, उसके बाद इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन 40 से 80% होते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिस्मॉर्फिक RBC मिलेंगे जिसको एकेंथोसाइट कहते हैं, RBC का कास्ट मिलेगा, WBC का कास्ट मिलेगा। एक्यूट ATN में क्या मिलेंगे, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस पे मदी ब्राउन कास्ट दिखेंगे, मदी ब्राउन कास्ट दिखेंगे। देखिए इस तरह का मिलेगा, ये क्या है हमारा डिस्मॉर्फिक RBC, या RBC कास्ट, ये WBC कास्ट। और फिर ये क्या है हमारा ATN, मदी अपीयरेंस दिख रहा है। अगर वो प्रेजेंट है तब इन्फेक्शन होगा जिसमें बैक्टीरियमिया और सेप्सिस हो सकता है, हाइपोटेंशन, CHF, क्लॉटिंग, नेफ्रोटॉक्सिन जैसे कि कॉन्ट्रास्ट और ड्रग। एंटी ग्लोमेरुलो मेम्ब्रेन डिजीज, इसमें क्या होता है ना, ये ऑटो इम्यून के कारण होता है। इसमें कन्फर्मेशनली चेंजेज होता है। कन्फर्मेशनली चेंजेज मतलब जो उसके सेप स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जब चेंजेज होता है तब वो जो डिजीज होता है उसमें कहते हैं एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज। इसमें इन्वॉल्व होता है इसका स्ट्रक्चर, क्या है ना, स्ट्रक्चर में चेंजेज होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर का होता है जिसमें अल्फ़ा 345 NC1 कोलाजन हेक्सामर होता है। ये कब होता है, जब कोई इन्फेक्शन हो, स्मोकिंग हो या ऑक्सीडेंट हो। ठीक है, इसमें है ना एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज देखा जाता है, जैसे कि रीनल बायोप्सी में फोकल और सेगमेंटल नेक्रोसिस होगा, सेगमेंटेड एग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिलरीज में क्या होगा, क्रीसेंट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। इसका गुड प्रोग्नोसिस भी होता है, वर्स प्रोग्नोसिस भी होता है। गुड प्रोग्नोसिस कब होता है, जब ये इसमें एनका एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो अगेंस्ट माइलो पेरोक्सीडेज वैस्कुलरिटीज में मेनली ये गुड प्रोग्नोसिस होता है। वर्स प्रोग्नोसिस जब क्रीसेंट ग्रेटर देन 50% हो, रीनल बायोप्सी पे एडवर्स फाइब्रोसिस हो, सीरम क्रिएटिन 5 से 6 mg पर डेल से ज़्यादा हो, ओलिगोयूरिया हो और प्लाज्मा फेरेसिस या स्टेरॉइड का ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब ये वर्स प्रोग्नोसिस होता है। एडवांस सिक्की देह में मेनली हेमोप्टाइसिस प्रेजेंट होगा, ये रिस्पॉन्स करेगा प्लाज्मा फेरेसिस से और स्टेरॉइड से ड्यूरिंग 2 वीक में। केटी वेट जो होता है वो 6 मंथ के लिए किया जाता है तब तक कि एंटीबॉडी अनडिटेक्टेबल ना हो जाए। ठीक है, इसमें मेनली आपको दो चीज़ पढ़ने को मिलेगा। एक होता है गुड पाचर सिंड्रोम। गुड पाचर सिंड्रोम होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे थे, ये हमारा अफरेंट है, इस तरह से कैपिलरी बनाता है, इधर से अफरेंट जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है हमारा विसरल एपिथेलियम है। ठीक है, ये बीच में क्या है, पोर्स है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दोनों के बीच में एक होता है इस तरह का बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मेनली टाइप 4 कोलाजन का बना होता है।
अगर कोलाजन याद करना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। बोन, बोन में क्या होता है, ONE होता है, मतलब टाइप 1 जो होता है वो बोन में पाया जाता है। टाइप 2 कार्टिलेज, कार्टिलेज की जगह आप कार्टुलेज याद कर लीजिए, तो इसमें जो होता है वो कोलाजन टाइप 2 पाया जाता है। टाइप 3 तो हर जगह पाया जाता है। टाइप 4 मेनली फ्लोर में पाया जाता है, ठीक है। टाइप 4 अंडर द फ्लोर, ठीक है। तब फ्लोर किसको कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन को कहते हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में टाइप 4 पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर होता है। ये क्या जा रहा है इधर, ट्रिपल हेलिक्स ऑफ अल्फा चेन जा रहा है, ठीक है। और ये बाद में जाके नॉन ग्लोमुलर इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी हैं, इसमें जो अगर मान लीजिए इम्यून सिस्टम का इसमें अटैक हो गया, तो एंटीबॉडी यहाँ पे क्या कहलाएगा, GBM एंटीबॉडी कहलाएगा। और ये जो GBM एंटीबॉडी होता है ये 2 जगह होता है। एक तो किडनी में देख ही रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और दूसरा ये लंग में होता है। अगर ये GBM एंटीबॉडी में क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो ये 2 सिम्टम शो करता है। एक तो ये हेमेट्यूरिया, मतलब कि यूरिन में यूरिया दिखेगा, यूरिन में ब्लड दिखेगा, और दूसरा ये लंग एल्वियोली में जब हम कफ ये सब करेंगे तो हमें मुंह से क्या आएगा, खून आएगा। इसमें जो पेशेंट होते हैं इसके साथ साथ डिप्सनिया, फैटिग्यू, ये सब भी सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए ये जो अल्फ़ा ये जो ट्रिपल अल्फ़ा चेन था, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। और अगर इसके ग्लोबुलर पाथ में अगर म्यूटेशन हो जाए तो GBM एंटीबॉडी क्रिएट होंगे, और ये GBM एंटीबॉडी लंग और किडनी दोनों को अफेक्ट करेंगे, जिसके कारण सिम्टम आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और ये मेनली 2 एज ग्रुप में होता है। एक तो ये देखने को मिलेगा यंग मैन में, ठीक है। यंग मैन में मेनली क्यों होता है, जो ज़्यादा स्मोकर होते हैं, जिनमें हेमोग्लोबिन सडनली फॉल हो जाता है, फीवर, डिप्सनिया, हेमेटूरिया और हेमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा। और मैन और वुमेन दोनों में ये मेनली 60 से 70 ईयर्स एज में देखने को मिलता है। तो ये 2 एज में मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी, इसका दूसरा नाम बर्गर डिजीज़ भी है। इसको पहले हिंदी में एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कहानी की टाइप से, ताकि इजीली याद हो जाए, ठीक है। IgA नेफ्रोपैथी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कह सकते हैं, ठीक है। ये IgA है क्या, IgA एक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से। लेकिन जब ये IgA डिपॉजिट होने लगेगा किडनी के ऊपर, तो ये किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। इसके कारण क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है ग्लोमेरुलस में, जब ये डिपॉजिट हो जाएगा किडनी पे, ठीक है। तो इसके बायोप्सी में क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले जब बायोप्सी करेंगे तो IgA इम्यूनोग्लोबिन का डिपोजिशन मिलेगा। दूसरा, इसके कारण इन्फ्लामेशन, स्क्लेरोसिस और बाद में फाइब्रोसिस भी हो सकता है। और क्या मिलेगा, तो क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होगा, यूरिया ज़्यादा होगा। तो इसके ट्रीटमेंट गोल क्या रहता है, इसका ट्रीटमेंट गोल ये रहता है कि हम मॉड्यूलेट करें इम्यूनिटी को। तो क्या देंगे, इम्यूनो मॉड्यूलेटर देंगे, इन्फ्लामेशन को कम करें और यूरिन लॉस को कम करें, ठीक है। ये क्योंकि इंजरी करता है RBC को, इसलिए इसके कारण क्या होता है, RBC भी यूरिन में मिलता है, इसलिए इसको हेमेटोयूरिया कहते हैं। जिसके कारण यूरिन का जो कलर है वो रेडिश या ब्राउनिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, RBC लीक कर रहा है। उसके बाद ड्यू टू प्रोटीन भी लीक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूरिन फोमी कलर का हो जाएगा, झाग जैसा हो जाएगा। इसके कारण रीनल फेलियर भी होता है, जिसके कारण किडनी फंक्शन कम होते हैं, जिसके कारण हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। पर्सन जो आएगा उसको इदीमा या पफिनेस होगा। कॉज क्या है, तो IgA मॉलिक्यूल का एबनॉर्मल हो जाना है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीजेनिक डिजीज भी हो सकता है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये पेशेंट के हिस्ट्री पे डिपेंड करता है।
ब्लडी यूरिन होना चाहिए या थ्रोट इन्फेक्शन होना चाहिए, जैसे कि कफ ये सब के बाद हुआ हो। यूरिन एनालिसिस और ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें क्रिएटिन लेवल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का एडल्ट में। ये मेनली होता क्यों है? तो ये सबसे पहले से म्यूकोसल इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन तो रेस्पायरेटरी है, लेकिन जीआईटी या यूरोजेनाइटल ट्रैक में इन्फेक्शन होगा, जिसके कारण आईजीए बढ़ जाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा मेसेंगियम में, जिसके कारण ये ग्लोमेरुलर इंजरी देखने को मिलता है। ठीक है, ये लेस देन 72 आवर्स में देखने को मिलता है। तो ये दो तरह का होगा। आपको क्या इसमें देखे हैं आप कि इसमें इन्फेक्शन हुआ है, मेनली सोर थ्रोट। मोस्ट कॉमन तो क्या है? सोर थ्रोट। तो आपने बच्चे में पढ़ा था, जब सोर थ्रोट होता है मतलब इन्फेक्शन होता है तो उसमें PSGN डिजीज आते हैं। अगर बड़ा में सोर थ्रोट होगा तो उसमें IgA नेप्रोपैथी होगा। तो ये पेडियाट्रिक्स, पी से पेडियाट्रिक्स और आई से एडल्ट। ठीक है, पेडियाट्रिक्स में इन्फेक्शन के 10 से 14 दिन के बाद मेनली हमारा ये नेफ्राइटिक सिम्टम देखने को मिलता है, लेकिन IgA में लेस देन 72 आवर्स में ही दिखने लगता है। मेनली PSGN में ये C3 लेवल फॉल होते हैं, लेकिन नॉर्मल होता है IgA नेफ्रोपैथी में। ठीक है, तो ये भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ये जो IgA है, इसमें होता क्या है? ये कॉमेस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है पूरे दुनिया में। ठीक है, इसमें IgA डिपॉजिट होता है मेसेंगियल में। जब हम ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो हमें हेमेटूरिया देखने को मिलेगा। ये सेकेंडरी हो, या तो एक अपने से होता है या सेकेंडरी हो सकता है लीवर या इंटेस्टाइनल डिजीज़ के कारण। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पता चलेगा मेसेंजियल है जो वाइड हो गया है, प्रोफरेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, IgA यूजुअली होता है C3 के साथ। क्लिनिकल फीचर्स में ये किसी भी ग्रुप में हो सकता है, यंग ज़्यादा बच्चे में देखा जाता है, यंग एडल्ट में देखा जाता है। ठीक है, ये मेनली सोर थ्रोट के कितने 72 आवर्स के अंदर में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि ये क्या है, एक बर्गर डिजीज है। ये बर्गर डिजीज है, इसमें एपिसोडिक हेमेटूरिया देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड, मेनली मेल में होता है। पीक होता है ये सेकेंड और थर्ड डिकेड में, अब फर्स्ट डिकेड में होगा तो वो PSGN होगा। इसमें फैमिलियर क्लस्टरिंग देखने को नहीं मिलता है। 30% ये देखने को मिलता है एशियन और पैसिफिक रिम में, और 20% साउथर्न यूरोप में, और नॉर्थर्न यूरोप और नॉर्थर्न अमेरिका में लोअर चांस होता है। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपको बार बार हेमेटूरिया होंगे। अपर इन्फेक्शन को पहले अपर इन्फेक्शन होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसके बाद यूरिन में ब्लड आएंगे। ठीक है, परसिस्टेंट एसिम्प्टोमेटिक हेमेटूरिया देखने को मिलता है। ये अनकॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। इसमें आप एक डिजीज देखिएगा जो इसके जैसा शो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेनॉक स्क्लेरोन पुरपुरा। ये हेनॉक स्क्लेरोन पुरपुरा है ना, ये एक वेस्कुलराइटिस मतलब वेस्कुलर डिजीज है। लेकिन फिर इसको इसके साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें भी IgA का डिपोजिशन होता है। अगर IgA का डिपोजिशन किडनी में हुआ मतलब ग्लोमेरुलस पे हुआ तो वो IgA नेफ्रोपैथी हो जाएगा। लेकिन IgA का अगर डिपोजिशन ब्लड वेसल्स के ऊपर हुआ तब इसको हेनॉक स्क्लेरोन पुरपुरा कहते हैं। इसमें क्या होता है, पैर में ऐसे दिखते हैं कि ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो गया है। ये एक सिस्टमेटिक सिम्टम है, मेनली 20 साल से कम बच्चों में देखा जाता है। उससे पहले इन्फेक्शन होता है, एब्डोमिनल कंप्लेन होते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि इसमें इसको पढ़ना है। तो ये जो हेनॉक स्क्लेरोन पुरपुरा है, इसको इसके नाम से ही याद कर सकते हैं। कैसे? तो SHP, H से क्या हो जाएगा, तो इसमें मेरे 3 शब्द हैं, मतलब कि आल्ट्रियोर्स, वेन्योर्स और कैपिलरीज तीनों अफेक्ट होते हैं। ठीक है, H से इसमें हेमेटूरिया होता है। ठीक है, हाइपर क्रिएटिनेमिया होता है, और जबकि लंग बनाइएगा देखिएगा इस तरह, तो ये H की तरह शो करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली URI इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। H से तो चाइल्ड क्या है, स्मॉल है।
ठीक है। ये मोस्ट कॉमन वेस्कुलरिटीज होता है चाइल्ड में। स्किन रैश है, ये अपने आप सही हो जाता है, ये सपोर्टिव केयर से या स्टेरॉयड देने से सही हो जाता है। पी से ये पल्पेबल है, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा बतख में देखने को मिलता है और ये प्रिडनिसोन से सही हो जाता है। अब इसमें पूरा में लास्ट में देखिए ए होगा, तो ए में क्या होता है, ये मेनली ये स्ट्रेप्टोकोकस ए के कारण होता है, आईजीए नेफ्रोपैथी के कारण होता है। इसमें अल्थराइटिस देखने को मिलता है। अल्थराइटिस वो है जो नॉन माइग्रेटरी है, एक जगह ही रहता है। एडुकेट नंबर ऑफ पीएलटी है, मतलब वेस्कुलरिटीज है, तो ज़रूरी नहीं है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिले, मतलब कि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं होता है, मतलब कि नॉर्मल प्लेटलेट लेवल होते हैं। एसी इनहिबिटर इसमें हेल्प करता है, ठीक है। अगर कोई पूछेंगे कि डिपोजिट जो होता है आईजीए, इसके कारण कौन कौन से डिजीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोन डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक ब्रोंकिक्टासिस, आइडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, डर्मेटाइटिस, माइकोसिस, लेप्रोसी, एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस और सोजन सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा, जिसके कारण मेसेंजियल में हाइपरसेलुलरिटी हो जाता है। देखिए यही पिक्चर है। अब ये जो है ना, ये एक बेनाइन डिजीज है, मैलिग्नेंट डिजीज नहीं है, फेमिलियर है। लोग तो को फेमिलियर में है तो ये मैलिग्नेंट होगा, नहीं, फैमिली से आता है लेकिन बेनाइन डिजीज है। इसमें 25 से 30% ओवर 20 से 25 साल के बच्चों में सिर्फ रीनल फेल्योर होता है, बाकी में नहीं। रिस्क फैक्टर क्या है, तो हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, मैक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया, मेल, ओल्डर एज और इंटेंसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो याद रखिएगा ये आईजीए जो नेफ्रोपैथी है ये ज़्यादा मेल में होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम प्रोटीनूरिया देते हैं के लिए एसी इनहिबिटर देते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी करेंगे, स्टेरॉयड थेरेपी करेंगे, फिश ऑयल देंगे। और ये क्या है ना, ये प्रेजेंट होगा अगर आरपीजीएम से, तो इसमें स्टेरॉयड, साइटोस्केलेटन और प्लाज्माफेरेसिस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अनका स्मॉल वेसल वेस्कुलरिटीज में। अगला जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, अनका। अनका का अगर फुल फॉर्म पूछ जाने तो क्या होता है, ए से होता है एंटी, एन से होता है, ए से होता है एंटी, एन से होता है क्या, तो न्यूट्रोफिलिक, सी से होता है साइटोप्लाज्मिक और ए से होता है ऑटो एंटीबॉडीज, मतलब कि एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ऑटो एंटीबॉडीज। नाम से तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। ये मेनली ब्लड वेसल के ये वॉल को डैमेज करता है, ठीक है। इसलिए इसका अनकल स्मॉल वेसल वेस्कुलरिटीज। वेस्कुलरिटीज मतलब क्या होता है, वेस्कुलरिटीज मतलब होता है कि ये ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। स्मॉल वेसल्स मतलब कि ये बड़े बड़े वेसल्स को अफेक्ट नहीं करती है, स्मॉल वेसल्स को अफेक्ट करती है। आखिर होता क्यों है, तो इस्केमिया के कारण, नहीं तो फिर एन्यूरिज्म के कारण, ठीक है। तो पहले इस बार भी पहले कहानी सुना देती हूँ, फिर आगे बढ़ूँगी। ये एक ऑटो इम्यून वेस्कुलरिटीज है। ऑटो इम्यून वेस्कुलरिटीज कहने का क्या मतलब, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो अफेक्ट करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स को जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अनका क्या करेगा, टारगेट करता है और अटैक करता है सर्टेन काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसी जिसका नाम है न्यूट्रोफिल। ये मेनली न्यूट्रोफिल को अब ये जो अनका एंटीबॉडी है ना, वो अटैच होता है न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल क्या होता है, आप ऑटो एंटीबॉडी बन जाता है, मतलब कि अपने सेल को ही मारने लगता है। मेनली ये अटैक करता है स्मॉल ब्लड वेसल को और जिसके कारण वेस्कुलरिटीज होती है। मतलब अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एन अनका ANC। अनका के कारण न्यूट्रोफिल क्या करता है, अटैक करता है, न्यूट्रोफिल अटैक करता है स्मॉल ब्लड वेसल पे, जिसके कारण ये ब्लड वेसल में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होता है। अब देखिए अगर ये ब्लड वेसल स्किन का रहेगा तो आपको रैश आएंगे। अगर ये ब्लड वेसल्स किडनी के रहेंगे तो ब्लड और प्रोटीन का लीकेज होगा यूरिन में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो तरह का
ऑटो एंटीबॉडीज होता है जो इन्वॉल्व होता है अनका वेस्कुलराइटिस में। पहला कौन सा, तो पहला होता है जो पी अनका होता है, और दूसरा जो अनका होता है उसको कहते हैं सी अनका। जो पी अनका होता है उसका पूरा फुल फॉर्म है पेरीन्यूक्लियर अनका, और जो सी अनका है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक अनका। यहाँ पर जो पी अनका है वो टारगेट और अटैच करता है किसको, MPO माइलोपेरोक्साइड जो प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल के अंदर। और जो सी अनका है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक अनका, और ये टारगेट और अटैच होता है प्रोटीनेज R3 पे, ठीक है, जिसको PR3 कहते हैं, जो भी प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल के अंदर। तो जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे ना ऑटो एंटीबॉडी का ब्लड स्ट्रीम में, तो सी अनका और पी अनका दोनों निगेटिव है, तो ये कैसा टाइप होगा, ये अनका निगेटिव टाइप होगा। अब किस टाइप का डिजीज मेनली इसमें देखने को मिलता है, तो पहला जो डिजीज इसमें देखने को मिलता है ना उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस। इसका मतलब क्या हुआ, MPA। ये एंटीबॉडी के कारण इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग देखने को मिलता है स्मॉल ब्लड वेसल में एक से ज़्यादा प्लेसेस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है पोलीएंजाइटिस, मतलब एक से ज़्यादा जगह पे मिलता है, ठीक है। अगर ये जो एंटीबॉडी है ना सिर्फ ब्लड वेसल ऑफ किडनी को अफेक्ट करेगा तो इसको रीनल लिमिटेड एनकावेस्कुलारिटिस कहते हैं। जो दूसरा टाइप होता है इसका उसको कहते हैं ग्रैनुलोमैटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस, जिसका पहले जो नाम था उसका नाम था वेगनर डिजीज, ठीक है। ये मेनली क्या करता है ना, इन्फ्लामेशन करता है और स्वेलिंग करता है स्मॉल ब्लड वेसल में, लेकिन अंदर माइक्रोस्कोप जब हम देखेंगे ना तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन दिखेगा, मतलब कि एक सर्टेन काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन है जिसको हम ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये अफेक्ट करता है स्किन को और साइनस को। तीसरा जो है उसको कहते हैं इस्नोफिलिक ग्रैनुलोमैटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस। इसका शॉर्ट फॉर्म है EPGA। इसको पहले कुर्ज़-स्ट्राउस सिंड्रोम कहा जाता था। ये भी सिमिलरिटी है GPA की तरह, जो अभी पढ़ा है ग्रैनुलोमैटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस की तरह, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लामेशन देखते हैं अंदर माइक्रोस्कोप। लंग में और साइनस में तो उसमें भी देखते थे, लेकिन इसमें दो एक्स्ट्रा थिंग देखने को मिलता है। इसमें जो पेशेंट होते हैं वो अस्थमा उनमें कंट्रोल करना हार्ड होता है, और इनके ब्लड टेस्ट में इस्नोफिल की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। जो ये अनका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये इसमें क्या होता है, तो ये मेनली अफेक्ट करता है कैपिलरी ऑफ द ग्लोमुलस। ग्लोमुलस क्या है, जो फिल्टर्ड होता है, तो इससे के कारण फिल्ट्रेशन अफेक्ट होता है। प्रोटीन और RBC जो ब्लड वेसल में होते हैं वो लीक करने लगते हैं यूरिन में, मतलब कि फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाता है। ब्लड के कारण जो यूरिन का कलर है वो टी कलर या कोक कलर हो जाएगा, और प्रोटीन के कारण फ्रोटी या ब्लबी यूरिन होंगे। बाद में ये यूरिन फेलर भी हो सकता है, तो अगर यूरिन फेलर होगा तो ट्रीटमेंट में डायलिसिस करेंगे। डायग्नोसिस के लिए यूरिनालाइसिस करवाते हैं। एज किस एज में ज़्यादा कॉमन है, तो ये बच्चों में कॉमन नहीं है, ये 50 से 60 ईयर्स ओल्ड में ज़्यादा कॉमन है। गोरे लोगों में होता है या काले लोगों में होता है, गोरे लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सिम्टम में फीवर, नाइट स्वेट, बॉडी एक, ज्वाइंट और मसल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस देखने को मिलता है। अगर किडनी अफेक्ट हुआ तो क्या होगा, यूरिन में ब्लड, फोर्टी यूरिन, हाइपरटेंशन और रीनल फंक्शन कम जाएगा। बाद में ये किडनी फेलियर भी हो सकता है, साथ में नौसिया, वोमिटिंग, मेटालिक टेस्ट हो सकते हैं। अगर लंग अफेक्ट हुआ तो डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस, कफिंग ब्लड,
उसके बाद कफ प्रोडक्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता है। जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं ना तो उसमें चेस्ट पेन करता है, ठीक है, क्या वो करता है, चेस्ट पेन करता है। अगर ये अपर एयरवेज को अफेक्ट करेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, हॉर्स वॉइस और कफ। अगर ये साइनस को अफेक्ट करेगा तो साइनस पेन, प्रेशर, कंजेशन, साइनस इन्फेक्शन, येलो, ग्रीन, ब्राउन, पिंक, पिंक नहीं, ब्लैक, ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द नोज होता है, ठीक है। और नोज के चारों तरफ ऐसे क्रस्ट बन जाता है। अगर आई में हुआ तो आई रेड हो जाते हैं, इरिटेटेड आई हो जाएगा, आई पेन होगा, ब्लर विजन और लॉस ऑफ विजन भी देखने को मिलेगा। ईयर में होगा तो टेनिटाइटिस, इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर और हियरिंग लॉस होगा। नर्व में हुआ तो नमनेस, टिंगलिंग, वीकनेस होगा। स्किन में हुआ तो रैश ऑन फीट, सोर। अगर पुरपुरा हुआ तो पुरपुरा मेनली 3 चीज़ों में हो सकता है, या तो अभी जो पढ़े MPA, GPA और EPGA में। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से इन्वॉल्व है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन देना पड़ेगा। इस तो इम्यून सप्रेसिव इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें 2 तरह का थेरेपी होता है, एक तो इंडक्शन थेरेपी और दूसरा मेंटेनेंस थेरेपी। जो इंडक्शन थेरेपी है ना वो कंट्रोल करता है डिजीज़ को और दोबारा इसको आने से, और मेंटेनेंस थेरेपी है जो अगर मान लो दोबारा आ गया तो उसके बाद उसको ये क्या करता है, सही करने का काम करता है, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा किस टाइप का वैस्कुलरिटीज़ है। इसका 2 टाइप था, MPO और PR3। तो दोनों में से कौन सा टाइप का है, कितना सीरियस सिम्टम और डिजीज है, कितना फास्ट ये ग्रो कर रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव के यूज में के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अदर मेडिकेशन भी दिया जाता है। इंडक्शन थेरेपी में मेनली साइक्लोफॉस्फामाइड दिया जाता है। रितुक्सिमाब भी मेंटेनेंस थेरेपी में दिया जाता है। एजाथायोप्रिन मेनली साइक्लोफॉस्फामाइड के ट्रीटमेंट के बाद मेंटेनेंस थेरेपी में की तरह दिया जाता है। प्लाज्मा फेरेसिस देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं टॉपिक में, कुछ तो इस टॉपिक के बारे में समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये जो अनका स्मॉल वेसल वैस्कुलरिटीज है, इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर ये इन्फ्लामेशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव सीरम अनका होगा, ठीक है। तो इनमें मेनली 3 चीज़ देखने को मिलता है। 2 तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है, एक तो PR3 और एक MPO। PR3 मेनली ग्रेनुलोमेटस होता है पोलियंजाइटी के साथ, और जो MPO है वो माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस होता है, और ये किस में, तो क्रू अस्टॉस सिंड्रोम में देखा जाता है। और तीसरा कौन सा एंटीबॉडी होता है, लंप 2। एन का जो है वो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है T हेल्पर सेल के द्वारा, एक्टिवेट करता है ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट को, डैमेज करता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल को, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट पे हम पहले ही बता दिए, इंडक्शन थेरेपी करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, साइक्लोफॉस्फामाइड दिया जाता है, मंथली पल्स IV साइक्लोफॉस्फामाइड, डेली ओरल साइक्लोफॉस्फामाइड या एजाथियोप्राइन फॉर 1 ईयर दिया जाता है, ठीक है। ये जो माइकोफिनोटोल और रितुजिमाब है ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है इसके लिए। ये जो ग्रेनुलोमेटस विथ पोलियंजाइटिस जो वेगनर होता है उसमें क्या देखा जाता है, ये सिलिका डस्ट एक्सपोजर के कारण होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी के कारण होता है, रिलैप्स के कारण होता है। बायोप्सी में स्मॉल वेसल में क्या देखेंगे, वैस्कुलरिटी देखेंगे, रीनल सिगमेंटल नेक्रोटाइजिंग दिखेगा। इसमें इतने सारे सिम्टम आएंगे, फीवर, उसके बाद पुरुलेंट राइनोरिया, नसल अल्सर, साइनस पेन, पोलियल्थराइटिस, कफ, हेमोप्टाइसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये सब मेनली इसमें सिम्टम आएंगे। ट्रीटमेंट ये डायग्नोसिस में हम चेस्ट एक्सरे करेंगे जिसमें नोड्यूल्स मिलेगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा और कैविटीज मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है ना, ग्रेनुलोमेटोसिस देखने को मिलता है, सिर्फ लंग ये डिजीज और डिस्ट्रक्टिव सैनिटाइसिस को छोड़ के। बायोप्सी में कोई भी ग्रेनुलोमा नहीं मिलेंगे। अनका अगर ये क्रूज अस्ट्रोज रहे तो इसमें मेनली स्नोफिलिया
क्यूटेनियस पुरपुरा, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सब देखने को मिलेंगे। जब बायोप्सी करेंगे तो ये फोकल सिगमेंटल नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। तो ये सब तो पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। अब आते हैं मेम्ब्रेनो प्रोफरेटिव ग्रेनुलोनेफ्राइटिस पे। MPGN मेम्ब्रेनो प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन में अल्टरेशन दिखेगा, प्रोफरेशन दिखेगा ग्लोमेरुलर सेल में, मेनली मेसेंगियल में, ल्यूकोसाइट में इनफिल्ट्रेशन दिखेगा। ये जो पेशेंट है इनमें नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों पिक्चर दिखते हैं, माने दोनों के सिंड्रोम दिखते हैं। ये मेनली दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो ज़्यादा कॉमन होता है और जो सेकेंडरी है वो कम कॉमन होता है। प्राइमरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी या आइडियोपैथिक MPGN कहते हैं, सेकेंडरी MPGN कहते हैं। जो प्राइमरी MPGN है ना, ये जो प्राइमरी MPGN है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, टाइप 1 MPGN, टाइप 2 MPGN। जो टाइप 1 है ना, टाइप 2, जो टाइप 1 है ना, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। मतलब ग्लोमेरुलाई में क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। दोनों क्लासिकल और अल्टरनेट कम्प्लीमेंट पाथवे दोनों एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण टाइप 1 MPGN देखने को मिलता है। इसमें मेनली सब इंडोथेलियल और मेसेंगियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट देखने को मिलेगा। ग्रैनुलर पैटर्न कैसा रहेगा? C3 रहेंगे, ठीक है, कैसा? C3 रहेंगे। उसके साथ साथ IgG, C1q और C4 देखने को मिलेगा। जो टाइप 2 MPGN है उसको डेंस डिपॉजिट डिजीज कहा जाता है। इसमें भी इम्यून कॉम्प्लेक्स के कारण एक्टिवेशन होता है, लेकिन सिर्फ अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। इसमें डेंस डिपॉजिट होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जिसको हम इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट कहते हैं। इसमें ग्रैनुलर और लीनियर पैटर्न मिलेगा C1 का, और इसमें एब्सेंस होंगे IgG, ठीक है। तो इस तरह से जो टाइप 1 MPGN है इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है और एक्टिवेशन दोनों पाथवे का होता है, क्लासिक पाथवे और अल्टरनेट पाथवे दोनों का। लेकिन टाइप 2 में सिर्फ अल्टरनेटिव पाथवे होता है, क्लासिक पाथवे नहीं होता है। C3 नेफ्रेटिक फैक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव में C3 कन्वर्टेज क्या होता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसके कारण C3 का डिग्रेडेशन होगा और उसके कारण कॉम्प्लीमेंटेमिया दिखेगा, मतलब कि ब्लड में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कम दिखेंगे। जब लाइट माइक्रोस्कोपी करवाएंगे तो उसमें लोबुलर अपीयरेंस रहेगा। अभी पिक्चर दिखाऊंगी, लोब्स की तरह अपीयरेंस रहेगा। लोब्स कैसे होते हैं? तो इस तरह के अपीयरेंस दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो अपीयरेंस होते हैं वो क्यों होते हैं? हाइपरसेलुलरिटी के कारण। ये हाइपरसेलुलरिटी क्यों होता है? तो ल्यूकोसाइट के इनफिल्ट्रेशन के कारण, ठीक है। इसमें GBM ठीक हो जाएंगे और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा दिखेगा? ट्रम ट्रैक या डबल काउंटर अपीयरेंस दिखेगा। क्या में? तो पास स्ट्रेन या सिल्वर स्ट्रेन में। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे जो टाइप 1 MPGN है उसमें प्रेजेंस होगा सब इंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में दिखेंगे मेनली IgG, C1q, C4। टाइप 2 में क्या होगा? डेंस डिपॉजिट तो रहेगा, लेकिन वो डेंस डिपॉजिट डिजीज रहेंगे। इसमें C3 लीनियर या ग्रैनुलर डिपोजिशन होता है, जबकि ये IgG और अर्ली कम्प्लीमेंट प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ब्लड में C3 कम होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी MPGN जो होता है ना वो डिफरेंट होता है टाइप 1 से, ठीक है। जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रोटीनूरिया देखें तो जो NPHS1 है, अब
तो इस तरह से हमने मेम्ब्रेनोप्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या देखे कि ये मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम का। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ठीक है। जो प्राइमरी होते हैं आइडियोपैथिक होते हैं, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह का होता है। और सेकेंडरी मेनली क्यों होता है, तो ये हेपेटाइटिस सी, लेप्रोसी या हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। ये मेनली मैनिफेस्टेशन CLL क्रोनिक ल्यूकोसाइट ल्यूकेमिया में दिखता है। और पार्शियल लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम देखने को मिलता है जो D180 डिफिशियंसी में दिखता है। ये सिस्टमेटिक लूपुस इराथेमस में, ठीक है। जो हमारा टाइप 1 था प्राइमरी में, वो एक्टिवेट करता है दोनों क्लासिक पाथवे को, इसलिए C1, C3, C4 तीनों लेस होता है। और ये इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस करेंगे तो सब एंडोथेलियल में मेनली डिपोजिशन दिखेगा। टाइप 2 में मेनली C3 जो होता है वो कम होता है, बाकी C1 और C4 बराबर होते हैं। और इंट्रामेम्ब्रेनस ये डिपोजिशन होता है जिसको डेंस डिपोजिट डिजीज कहते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड, यूरिन, रीनल बायोप्सी में लाइट माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो थिकन मेम्ब्रेन, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रम ट्रैक अपीयरेंस दिखता है, मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन मेनली इसमें दिखेगा, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो इसमें हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जब हम पैथोलॉजी देखेंगे तो पैथोलॉजी में क्या होगा, अननोन एंटीजन होंगे या हेपेटाइटिस बी, सी, SLE या क्रोनिक लीवर डिजीज होगा जो सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा। सब इंडोथेलियल ग्रैनुलर डिपोजिशन होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होंगे, इन्फ्लामेटरी सेल इन्फ्लामेशन होगा सेल में, इंडोथेलियल इंजरी होगा और पोडोसाइट इंजरी होगा। अगर इंडोथेलियल इंजरी हुआ तो हेमेटूरिया होगा, ठीक है, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम देखेंगे। अगर पोडोसाइट इंजरी हुआ तो प्रोटीनूरिया होगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखेंगे। तो याद कैसे रखिएगा, P से प्रोटीनूरिया, P से पोडोसाइट। पोडोसाइट में अगर इंजरी होगा तो प्रोटीनूरिया होगा जिसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम दिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या देखेंगे, तो नाम में ही इसका निमोनिक्स छुपा हुआ है। तो कैसे, तो रुके दिखाती हूँ। जैसे कि क्या है मेम्ब्रेन, मतलब कि क्या, सॉरी, मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया कि जो GBM ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ठीक हो जाएगा, ठीक मोटा हो जाएगा। प्रोफरेटिव मतलब जो इंडोथेलियल सेल है उसमें प्रोफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ग्लोमुलर मतलब कि सब इंडोथेलियल डिपॉजिट देखेंगे। 30 मतलब कि इन्फ्लामेशन। इसमें स्प्लिटिंग ऑफ GBM दिखेगा होगा जिसके कारण ट्रम ट्रैक अपीयरेंस आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मेनली हम IgG और C3 का डिपोजिशन देखेंगे सब इंडोथेलियल में। इसमें मेनली लोबुलर इन्फ्लामेशन दिखेगा इस तरह का, ठीक है। तो देखिए यही हमारा पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, सब इंडोथेलियल, ये हमारा क्या है, इसके नीचे क्या है, ये इंडोथेलियम है। इंडोथेलियम में मेनली क्या हो रहा है, सब इंडोथेलियम में डिपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाइडेन मेसेंगियल है, उसके बाद मैक्रोफेज और मेसेंगियल यहाँ पर प्रेजेंट है। यह स्ट्रक्चर समझ लीजिए टाइप 1 है। कैसा है, टाइप 1। मेनली जो मेसेंगियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसको कहते हैं या लोबल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। इसमें इम्यून मेडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है जिसमें GBM भी ठीक होता है और मेसेंजियो प्रोफरेटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ये मेनली चाइल्डहुड और एडल्ट में होता है। इसमें 70% पेशेंट में हाइपोकम्प्लीटेनेमिया देखने को मिलेगा। आइडियोपैथिक में मोस्ट कॉमन होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो होते हैं आइडियोपैथिक, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस पढ़े थे वहाँ पर, सिस्टमेटिक लूपुस इराथेमस, हेपेटाइटिस C, मिक्स क्रायोग्लोबुलिनेमिया, हेपेटाइटिस B, कैंसर, ये सब के कारण होता है। जो टाइप 1 MPGM होता है ना वो सेकेंडरी होता है ग्लोमेरुलर ये डिपोजिशन का, ठीक है।
टाइप 2 आइडियोपैथिक होता है। C3 नेफ्राइटिक फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं। पार्शियल लाइपोडिस्ट्रोफी होता है, ठीक है। उसका टाइप 3 अब ज़्यादा नहीं है, कम ही है। आइडियोपैथिक और कम्प्लीमेंट रिसेप्टर डिफिशियंसी इसमें देखने को मिलता है। टाइप 1 तीनों में सबसे ज़्यादा प्रोफारेटिव है। इसमें डबल काउंटर ट्रम ट्रैक अपीयरेंस होंगे। सब इंडोथेलियल डिपॉजिट देखने को मिलेगा। लो लेवल ऑफ C3, C1 और C4 होंगे इसमें, ठीक है। कहा था ना कि लोब जैसा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से लोब है ना। टाइप 2 में क्या होता है, तो लो C3 होंगे। उसके बाद अक्का डेंस डिपॉजिट डिजीज कहलाएगा। इसमें लोबुलर अपीयरेंस होंगे। टाइप 3 अब कुछ ज़्यादा कॉमन नहीं रहा, लगभग हटा ही दिया गया है। इसका प्रेजेंटेशन प्रोटीन्यूरिया, हेमेट्यूरिया, पायूरिया। टाइप 1 में फैटिग, मलेस इन द चिल्ड्रेन, एक्यूट नेफ्राइटिस पिक्चर, लो C3 लेवल 50% डेवलप होगा। येस आर दी आफ्टर 10 ईयर, 90% रीनल इंसफिशियंसी आफ्टर 20 ईयर्स। ट्रीटमेंट में AC इनहिबिटर चाहिए। स्टेरॉयड प्राइमरी MPGN मेनली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। प्लाज्मा एक्सचेंज सेकेंडरी MPGN। कोच को ट्रीट करो रिवाफिसिन फॉर हेपेटाइटिस, पेजाइलेटेड इंटरफेरॉन फॉर हेपेटाइटिस, ठीक है। अब जो MPGN है ना, वो डिपोजिशन के टाइप से भी ये डिवाइड होता है। जैसे कि अगर वो कैपिलरी बार और मेसेंगियल इम्यूनोग्लोबिन और C3 में डिपॉजिट हुआ तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन पॉजिटिव कहेंगे, कम्प्लीमेंट पॉजिटिव MPGN कहेंगे। अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसको इम्यूनोग्लोबिन निगेटिव या कम्प्लीमेंट पॉजिटिव MPGN कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो अगर ये जो इम्यूनोग्लोबिन पॉजिटिव है उसमें हम फर्दर सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन देखेंगे। ये या तो इन्फेक्शन के कारण हुआ होगा, या ऑटो इम्यून के कारण हुआ होगा, या मोनोक्लोनल गामापैथी के कारण हुआ होगा, ठीक है। और अगर इसमें क्या है, इम्यूनोग्लोबिन निगेटिव और कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव MPGN है तो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में या तो वो दिखेगा क्या, तो उसमें C3GN होंगे या फिर DDD दिखेंगे। DDD कहने का क्या मतलब है, डिपोजिट डिसऑर्डर, ठीक है। तो DDD में मेनली होता क्या है, तो मेसेंगियल पॉजिटिव होते हैं, ट्यूबुलर और वुमेन्स स्पेस डिपॉजिट होता है। और C3 नेफ्रोपैथी में सिर्फ मेसेंगियल डिपॉजिट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव पाथवे में हम डिसरेगुलेशन देखेंगे और उसके बाद म्यूटेशन या एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट फैक्टर में हुआ है कि नहीं, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में मेनली क्या था, तो ये सब इंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन में माइक्रोस्कोप में देखने को मिला था। टाइप 2 में इंट्रामेम्ब्रेनस में, और टाइप 3 में सब इंडोथेलियल और सब एपिथेलियम में। इनफ्लोरोसेंस में क्या था, तो टाइप 1 में C3 प्लस इम्यूनोग्लोबिन पॉजिटिव था। अगर C3 सिर्फ रहेगा तो C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होंगे। अगर टाइप 2 है, इंट्रामेम्ब्रेनस है और C3 ओनली है तो DDD देखने को मिलेगा, ठीक है। और C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसके कारण होगा। उसके बाद अगर टाइप 3 है तो इसमें अगर सिर्फ C3 ओनली होंगे तो C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर दोनों होगा तो IG पॉजिटिव, ठीक है। DDD का फुल फॉर्म क्या है, डेंस डिपॉजिट डिजीज। अब देखिए क्या है, मेसेंगियो प्रोफारेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें जो हाइपरसेलुलरिटी देखने को मिलेगा ना, वो मेसेंगियल सेल में देखने को मिलेगा। प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा। प्राइमरी में IgM याद रखिएगा। IgG उसमें था, किस में, तो अभी ऊपर वाला जो पढ़ रहे थे मेम्ब्रेनस वाला में, इसमें IgM होता है। C1Q और C3 देखने को मिलता है। सेकेंडरी IgA नेफ्रोपैथी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, मलेरिया। याद रखिएगा, मलेरिया में अगर टर्म आ गया मलेरिया तो ये मेसेंगियो प्रोफारेटिव के लिए हो जाता है। पोस्ट इन्फेक्शन या क्लास 2 लुपस नेफ्राइटिस, इसमें प्रेजेंटेशन दोनों आएगा। और ट्रीटमेंट में AC इनहिबिटर, ARB, स्टेरॉयड और साइटो टॉक्सिक एजेंट देते हैं। अब अगले वीडियो में हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।